एसएससी, रेलवे या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पॉलिटी से एग्जाम में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम करेंगे पॉलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी या रेलवे के किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि क्लास के एंड में आपके लिए एक छोटा सा जबरदस्त सरप्राइज भी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये रहेगा हमारी क्लास का पॉलिटी का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? अगर मैं आपसे भारतीय संविधान की बात करूं तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? राइट आंसर इज 42वें नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है। देखो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। वहीं पर जो एक फंडामेंटल ड्यूटी बच जाती है 86वें अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। कुल मिला के टोटल आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बन जाती हैं। तो राइट आंसर इज ए। इसके आगे आइए, अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने रहा, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, देखो आर्टिकल नंबर 54 में कहा है कि राष्ट्रपति को चुनाव के द्वारा या इलेक्शन के द्वारा चुनकर लाएंगे, और आर्टिकल नंबर 55 में चुनाव के प्रोसेस या चुनाव के प्रक्रिया की बात करी गई है। तो इलेक्शन की बात करी गई है 54 में, और प्रोसेस की बात करी गई है 55 में। तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है, देखो पहली बात तो ये कि भारत के राष्ट्रपति को इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुनकर लाया जाता है, जहां पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, जो बात लिखी है आर्टिकल नंबर 55 के अंदर। तो राइट आंसर इज बी। वेरी गुड। अगला आइए, नेक्स्ट आपके सामने रहा, द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ। उपराष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना हो, अगर वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से रिमूव करना हो, तो इन चारों में से कहां पे स्टार्ट किया जाएगा? देखो भैया ऐसा है, अगर तो हमें प्रेसिडेंट को हटाने की बात करनी है, अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करने की बात करनी है, तो यह प्रोसेस लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में से कहीं पे भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट की बात करनी है, तो यह प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट होगा बेटा कहां पे? राज्यसभा में। राज्यसभा के बाद जाएगा लोकसभा में। तो राइट आंसर इज राज्यों का परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा, यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आइए, नेक्स्ट आपके सामने रहा, क्या पूछ रहा है मुझसे? ये भारत का प्रधानमंत्री इन चारों में से किसका मुखिया होता है? भारत का प्रधानमंत्री कौन बनता है? भाई जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वही पॉलिटिकल पार्टी अपना एक लीडर चूज कर लेती है, कहती है भाई ये हमारा मेन लीडर है, ये बनेगा भारत का पीएम। तो भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है? सर भारत का प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मुखिया होता है। अगला आइए, स्टेट गवर्नमेंट का मुखिया बेटा कौन होगा? सर स्टेट गवर्नमेंट का मुखिया होता है हमारा चीफ मिनिस्टर। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? अगर मैं आपसे भारत सरकार की बात करूं, भारत सरकार का पहला अगर देखा जाए तो भैया लॉ ऑफिसर किसे कहा गया? देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और दूसरा होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। क्या होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। यह भारत के केंद्र की सरकार के साथ काम करता है, आर्टिकल 76 और राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। यह भारत की स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करता है, आर्टिकल 165, और जिसको राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो इन चारों में से क्या करेक्ट आंसर होगा? राइट आंसर इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला आइए, हमारे सामने दो स्टेटमेंट दी गई है, एक दिया गया है असर्शन और एक दिया गया है रीजन। देखो क्या होगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी और ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा। हमें इन दोनों में से बताना है कि ऐसा है या नहीं है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं? अगर हम चेक करें तो देखो यहां पर क्या है ना, जो पहली स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, और जो दूसरी स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों का आपस में कोई जुड़ी हुई बात नहीं है। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू, but R is not the correct explanation of A. Right answer is B. Very good. अगला आइए, भारतीय संविधान में ये जो फेडरल सिस्टम को जोड़ा गया है, भारत में फेडरल सिस्टम किस प्रकार का है?
कि भारत में फेडरल सिस्टम तो होगा, लेकिन जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो स्ट्रॉन्ग हैंड रखेगा। तो जो ये स्ट्रॉन्ग हैंड वाली बात करी गई है भैया, ये कहां से लिया हमने? इसको हमने कनाडा से बोरो किया है। राइट आंसर इज ए। स्वतंत्रता के बाद एक किताब लिखी गई, इंडिया आफ्टर गांधी। रिसेंटली अभी किसी एग्जाम के अंदर पूछे हुए गया ये क्वेश्चन कि इंडिया आफ्टर गांधी नाम की किताब इन चारों में से किसने लिखी है? राइट आंसर इज रामचंद्र गुहा। राइट आंसर इज ए, रामचंद्र गुहा। ये किताब है इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुहा। अगला आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन दी प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अगर भारत के संविधान की बात करूं तो इन चारों में से इनमें से कौन सा वर्ड भारत के संविधान में 1975 में नहीं था? प्रीएम्बल, प्रस्तावना, 1976 में पहली बार और आखिरी बार प्रीएम्बल को अमेंड किया गया, जहां पे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया। भाई जब 1976 में इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया था, तो इंटीग्रिटी वर्ड 1975 में कैसे हो सकता है? राइट आंसर इज डी। अब ये मुझसे क्या बोल रहा है? द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली अ गैप। राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई कमी छोड़ता है। यह किस प्रकार के स्टेट की बात करी जा रही है? यह बता रहा है कि देश के नागरिकों के लिए देश की सरकार परमानेंट काम कर रही है, यहां पर यह बताया जा रहा है। और अगर ऐसा है, लोगों के भले के लिए काम हो रहा है, मतलब लोगों के कल्याण के लिए काम हो रहा है, तो राइट आंसर इज वी आर टॉकिंग अबाउट कल्याणकारी राज्य, वी आर टॉकिंग अबाउट वेलफेयर स्टेट। राइट आंसर इज ए। अगला ही है, राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। कह रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा आपका पावर होगी जहां पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बराबर की पावर है? कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी पावर होगी बेटा जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बराबर की पावर है? अगर मैं इन चारों की बात करता हूं तो देखो ऐसा है गुरु, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का काम आर्टिकल 312 में राज्यसभा को दिया गया, तो यहां पे राज्यसभा की पावर लोकसभा से ज्यादा है। रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट और मेकिंग कट मोशन, अगर इन दोनों की बात करूं तो यहां पे लोकसभा की पावर राज्यसभा से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूं आर्टिकल नंबर 368 में, तो यह काम में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बराबर पावर है। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के तहत राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार दिया गया? कह रहे कि भैया आर्टिकल नंबर 3 में क्लियर लिखा हुआ है, आप स्टेट का नाम भी चेंज कर सकते हो, आप स्टेट का एरिया भी चेंज कर सकते हो, आप स्टेट की बाउंड्री भी चेंज कर सकते हो, और आप भारत में कोई नया राज्य, भारत के अंदर आप कोई नया स्टेट भी बना सकते हो। और ये सारे काम करने का अधिकार दिया गया है केवल और केवल पार्लियामेंट को, केवल और केवल संसद को। अगला आइए, किस देश में दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया गया? जैसे इंडिया में तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की बात करी गई है, और भाई इंडिया में तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे तो आपको सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता आपको देखने को मिलती है। तो कह रहा है कि इंडिया में तो सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन डुअल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता इन चारों में से कहां पाई गई है? यूएसए में। राइट आंसर इज डी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कह रहे हैं इनमें से कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है? आर्टिकल 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51। आओ चेक करते हैं। देखो 5 से लेकर 11 आपसे बात करेगा नागरिकता के बारे में, यानी कि पार्ट नंबर 2 के बारे में, भारत के भाग 2 में नागरिकता की बात करी गई है। आर्टिकल 36 से 51 बात करेगा डीपीएसपी के बारे में, यह भारत के भाग 4 में आपसे यह बात करी गई है डीपीएसपी के बारे में। राइट आंसर इज आर्टिकल 12 से 35। हमने यूएसए से फंडामेंटल राइट को बोरो किया, आर्टिकल 12 से लेकर 35 है, पार्ट नंबर 3 है, और साथ में ये क्या है बेटा? ये आपका एक जस्टिशिएबल है। क्या है बच्चे? ये आपका जस्टिशिएबल है। तो राइट आंसर इज बी। वेरी गुड। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती है? इन चारों में से एक पॉइंट कॉन्सेप्ट ऐसा है जो काम राज्यसभा कर ही नहीं सकता। देखो आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करी गई है, इसमें लोकसभा को और राज्यसभा को बराबर की शक्ति दी गई है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
आर्टिकल 368 लोकसभा को और राज्यसभा को बराबर की शक्ति दी गई है। पासिंग अ बिल रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट, यहां पे आर्टिकल नंबर 249 में राज्यसभा के पास यह अधिकार दिया गया है। अप्रूविंग द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यहां पर राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता, यहां पर राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता। तो राइट आंसर इज डी, ध्यान रखेंगे। अगला आइए, पूना पैक्ट या पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ? देखो, पूना पैक्ट में जो हमारे देश के SC ST थे, पूना पैक्ट से पहले जो मैकडोनल्ड अवार्ड अनाउंस करे गए, उस मैकडोनल्ड अवार्ड्स में क्या कहा गया कि भाई यहां पे SC ST को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। इससे पहले मुसलमानों को, सिखों को, एंग्लो इंडियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल चुका था। मैकडोनल्ड अवार्ड ने भारत के SC ST जाति को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात करी। फूट डालो शासन करो का एक नया तरीका था ये। लेकिन जब ये पूना पैक्ट साइन हुआ, ये पूना पैक्ट साइन होने के बाद क्या किया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह जॉइंट इलेक्टोरेट की बात करी गई। और जॉइंट इलेक्टोरेट में ये जो पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में, एक तरफ गांधी जी और एक तरफ अंबेडकर। राइट आंसर इज बी। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो इसको इनमें से ऐसी कौन सी एलिजिबिलिटी है जो पूरी करने की जरूरत नहीं है? राइट आंसर इज, देखो, एजुकेशन। भारत में MP MLA बनना हो, आपको प्राइम मिनिस्टर बनना हो, मंत्री बनना हो, आपको राष्ट्रपति बनना हो, तो आपकी एजुकेशन की बात उसमें नहीं करी गई है। ठीक है भैया, राइट आंसर इज बी। भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट का नाम बताइए कि भारत की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। राइट आंसर इज सी। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द ड्यूटी ऑफ, आर्टिकल नंबर 78 में इन चारों में से किसके कार्य की बात करी गई है? इन चारों में से किसके ड्यूटी की बात करी गई है? राइट आंसर इज डी, प्राइम मिनिस्टर। राइट आंसर इज डी, प्राइम मिनिस्टर। अगला आइए, हु अमंग द फॉलोइंग शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी? निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है कि जाकर बैठ सकता है? कोई भी केस चल रहा है, जाके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यह अधिकार दिया गया किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। भाई संसद का कोई सेशन चल रहा है, ये वहां जाके बैठ सकता है। भाई किसी भी कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है, ये वहां जाके बैठ सकता है। राइट आंसर इज बी। अभी भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमनी, आर्टिकल 76, और राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। किसी राज्य विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? अगर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? देखो भैया, अगर तो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का या लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है, एज चाहिए 25। कोई राज्यसभा का या विधान परिषद का बनना चाहता है तो एज चाहिए 30 साल। राइट आंसर इज 30 ईयर्स। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा भारत के संविधान का फीचर नहीं है? राइट आंसर इज, इंडिया में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फॉलो नहीं करी जाती। अगला आइए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में टोटल कितने स्पोक्स पाए जाते हैं? भारत के बेटे राष्ट्रीय ध्वज में टोटल 24 घंटे होते हैं दिन के, तो 24 स्पोक्स पाए जाते हैं। नए राज्य के निर्माण के लिए संविधान संशोधन के लिए डैश बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत के संविधान में आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में न्यू स्टेट बनाने की बात करी गई है, और यह न्यू स्टेट बनाने वाला प्रोविजन आर्टिकल 368 में नहीं आता। तो इसके लिए सिर्फ आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। राइट आंसर इज ए, सिंपल मेजोरिटी। अगला आइए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने के लिए सक्षम है? Which of the following is competent to prescribe condition for acquisition of citizenship? आर्टिकल नंबर 11 में लिखा हुआ है कि अगर नागरिकता को लेके कोई भी कानून बनाना है, कोई नई शर्त, कोई नियम बनाना है, तो वो काम केवल और केवल संसद कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो राइट आंसर इज डी, पार्लियामेंट।
तो यहां पर हमारे पॉलिटी के 25 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है। सर जी वो सरप्राइज क्या है जरा बताएंगे एक बार? बिल्कुल बताएंगे बेटा। सरप्राइज मेरे भाई ये है कि आप सब लोगों के लिए हम ले आए हैं सुपर सिलेक्शन सेल, यानी कि जो सुपर पास लाइव आपको 12 महीने के लिए 2000 रुपए का मिलता था, अब वही सुपर पास लाइव आपको 12 महीने के लिए सिर्फ 949 रुपए का मिल रहा है। लेकिन यह सेल सिर्फ 4 दिन के लिए है, 27 जून, 28 जून, 29 जून और 30 जून। 30 जून को रात को 12 बजे आपका ये ऑफर खत्म हो जाएगा। जैसे अभी हमने आपके लिए एक सीजीएल का फाइनल सिलेक्शन बैच लॉन्च किया, हमने साथ में आपके लिए एनटीपीसी का एक लक्ष्य बैच सीबीटी 1 सीबीटी 2 का लॉन्च किया, हमने आपके लिए अभी एक सीएचएसएल का बैच लॉन्च किया था, अभी हमने आपके लिए एक एमटीएस की टीम ने एमटीएस का बैच लॉन्च किया है। तो सारे के सारे बैचेस आपको बेटा सुपर पास लाइव के अंदर मिल जाते हैं। जो सुपर पास लाइव आपको 12 महीने के लिए 2000 रुपए का मिलता है, अगर आप एवीएस कूपन कोड लगाओगे तो यह आपको मिलेगा सिर्फ 949 रुपए का। यह ऑफर सिर्फ 4 दिन के लिए है, यह ऑफर सिर्फ 4 दिन के लिए है। तो भाई 30 जून से पहले पहले ये सुपर पास लाइव में जुड़ जाना, फिर 1 साल तक कोई भी एग्जाम आएगा आपको पास उस एग्जाम का इसमें क्या क्या मिलता है सुपर पास लाइव में? आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिलती है, आपको पीडीएफ मिलती है, आपको नोट्स मिलते हैं, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे सीजीएल के लिए जो मॉक टेस्ट मिलेंगे सेक्शनल टाइमिंग वाले मिलेंगे, रेलवे के लिए जो मॉक टेस्ट मिलेंगे वो रेलवे के पैटर्न वाले मिलेंगे। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज मिलते हैं। अगर आपके पास सुपर पास लाइव होगा 1 साल का, तो अगले 1 साल में कोई भी एग्जाम आ जाए, आपके पास पढ़ने के लिए, टेस्ट देने के लिए, नोट्स पढ़ने के लिए प्रॉपर एक रिसोर्स होगा। तो अगर आपको सुपर पास लाइव लेना है तो आपकी मंथ एंड की सेल चल रही है, 2000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, 949 रुपए दो, एवीएस कूपन कोड लगाओ और इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाओ। इसका लिंक वीडियो के नीचे लगा हुआ है, लिंक पे क्लिक करना, उसके बाद बल्ले बल्ले। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय। लेकिन ध्यान रखना, जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको लिंक पे जाके एवीएस कोड डिस्काउंट के लिए लगाना पड़ेगा, तभी इसकी फीस कम होगी। जय हिंद, बाय बाय।